हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज 3 जून 2020। बच्चों, कल मैंने आपको 13.4 प्रश्नावली के 4 प्रश्न लगातार हल कराए। वो आपने देखे होंगे, उसकी वीडियो भी देखी होगी और उनका हल देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। आपने उनको दोबारा अभ्यास किया होगा हल करने का, मुझे पूरा विश्वास है। और बच्चों, पहले मैं एक सूचना दे दूं। कल मैंने आपको एक सूचना दी थी कि हमारी उत्तराखंड सरकार जल्दी ही हमारी शेष बची हुई बोर्ड परीक्षाएं संपादित करने वाली है, जिसका कार्यक्रम या डेट शीट अभी उन्होंने दी नहीं है। कि जैसे ही डेट शीट या कार्यक्रम आएगा तो मैं आपको उसकी सूचना दूंगा। तो बच्चों, अभी प्रश्नावली 13.4 का हमारा एक प्रश्न, जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, वो बचा हुआ है। मैं उसको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है। ये प्रश्न है, 20 सेमी ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्रकार शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेमी वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपके समझ में आ रहा होगा। ये हमें एक शंकु दिया हुआ है, पहले मैंने उसका नाम लिखा हुआ है, शंकु बना रखा है। एक चित्र देखिए, पूरा शंकु ABC, जिसका शीर्ष कोण A है। ठीक है ना। इसकी पूरी ऊंचाई हमें 20 सेमी दी हुई है और शीर्ष कोण A हमें 60 अंश दिया हुआ है। मैंने A से एक लंबवत रेखा आधार पर खींची है, जो शंकु की ऊंचाई है AO। यह ऊंचाई इस शीर्ष कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है, अर्थात समद्विभाजित करती है। तो कोण BAC हमारा 60 अंश है, शीर्ष कोण। ठीक है। AO इसको समद्विभाजित कर रही है, तो कोण BAO या OAB ये हमारा कितना होगा? 60 का आधा। 60 अंश बट्टे 2 बराबर आपका आ गया 30 अंश। इसको हम अर्धशीर्ष कोण भी कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पर शंकु को बीचों बीच होकर जाते हुए एक तल द्वारा काटा गया है, कह रहा है प्रश्न में। ठीक है। अतः इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो रहा है? निचला हिस्सा, ऊपर एक शंकु कट गया बीचों बीच, इसकी ऊंचाई से, बीच ऊंचाई के मध्य से निचला हिस्सा जो बचा छिन्नक बच गया। तो इस छिन्नक की ऊंचाई 20 से काटा गया है, मध्य से। पूरी ऊंचाई 20 सेमी थी, तो छिन्नक की ऊंचाई ओ डैश हमारी 10 सेमी बच गई। जो ऊपर शंकु कटा छोटा वाला, वो भी 10 सेमी का हो गया। ठीक है। उसकी ऊंचाई ए ओ डैश भी 10 सेमी होगी। अब बच्चों, यहाँ पर हमें शंकु के निचले आधार, वृत्तीय आधार का त्रिज्या भी मालूम नहीं है, ऊपरी वृत्तीय आधार की त्रिज्या भी मालूम नहीं है। तो मान लेते हैं, माना शंकु के छिन्नक के बड़े वृत्तीय सिरे की त्रिज्या R1 और छोटे वृत्तीय सिरे की त्रिज्या R2 है। बच्चों, अब यहाँ पर हमें R2 और R1 निकालने के लिए त्रिकोणमिति की सहायता लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए, AO जो ऊंचाई है वो लंब रूप में होती है, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ABO बन रहा है हमारा, या AOB जो भी कहते हैं आप, समकोण त्रिभुज AOB। इस समकोण त्रिभुज AOB में हम त्रिकोणमितीय अनुपात 10 ले रहे हैं। तो 10 कोण OAB बराबर कोण OAB की सम्मुख भुजा बट्टे कोण OAB की संलग्न भुजा। अब कोण OAB की सम्मुख भुजा क्या है? चित्र में देखिए, वो है OB। और कोण OAB की संलग्न भुजा क्या है? वो है OA। और कोण OAB हमारा कितना आ गया है? अर्धशीर्ष कोण 30 अंश। तो 10 30 अंश बराबर OB की जगह R1, त्रिज्या है निचले वाले सिरे की, R1 मानी हमने, अपॉन OA ऊंचाई है पूरे शंकु की, वो 20 दे रखी है हमें। अब 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3, वो हमने मान रख दिया मान, तो बराबर आ गया R1 बट्टे 20। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बजगुणन, तो √3 इंटू R1 बराबर आ गया 20। इसलिए R1 बराबर क्या आ जाएगा? 20/√3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे शंकु के आधार वाले वृत्त की त्रिज्या आ गई। शंकु के निचला जो आधार है उस वृत्त का जो है त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली है, वो आ गई R1 बराबर 20/√3 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम ऊपर वाले जो छोटा शंकु बचाया कटा हुआ ऊपर का, उसका आधार वही वृत्त है जो इस शंकु का ऊपरी सिरे का वृत्त है। एक ही आधार पर बने ऊपर वाला शंकु भी और ये शंकु का जो छिन्नक है उसका ऊपरी सिरा, उनका कॉमन है ना वो सिरा, तो उसकी त्रिज्या भी हम इसी तरह से त्रिकोणमिति की सहायता से निकाल सकते हैं।
ठीक। तो चलिए अब दूसरा समकोण त्रिभुज, ऊपर वाला शंकु जो कटा हुआ शंकु छोटा टुकड़ा है उसमें समकोण त्रिभुज क्या बन रहा हमारा, ध्यान से देखिए। ए ओ डैश डी, इसमें भी हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ भी हम त्रिकोणमिति का अनुपात 10 लेंगे। 10 कोण ओ डैश ए डी बराबर कोण ओ डैश ए डी की सम्मुख भुजा बट्टे कोण ओ डैश ए डी की संलग्न भुजा। अब यहाँ पर देखिए कोण ओ डैश ए डी उतना ही है जितना कोण ओ ए बी था, सेम कोण है, वनिष्ठ कोण है, ठीक है। तो 10 30 ही आया, भी बराबर। अब कोण ओ डैश ए डी की सम्मुख भुजा क्या है, ओ डैश डी। ओ डैश डी क्या है, ये छोटे छिन्नक के ऊपर वाले छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, ऊपर वाले सिरे छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, या शंकु छोटे वाले शंकु के आधार की त्रिज्या है, सेम है, कॉमन है। तो वो हमने R2 मानी हुई है, तो उसकी जगह हम R2 लिख देंगे ओ डैश डी की जगह, बट्टे ए ओ डैश संलग्न भुजा जो है ओ डैश ए डी की। ए ओ डैश क्या चीज़ है, ऊपर वाले शंकु की ऊंचाई, क्योंकि शंकु को बीचों बीच काटा था तो ऊपर वाले शंकु की ऊंचाई ए ओ डैश भी 10 ही होगी, 20 की आधी। तो 10 30 बराबर आ गया R2 बट्टे 10। अब मान रख देते हैं, 10 30 का मान वही होता है 1/√3 बराबर R2 बट्टे 10। फिर आपने बजगुणन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह आ गया √3 इंटू R2 बराबर आ गया 10, इसलिए R2 बराबर 10/√3 सेंटीमीटर। अब हमें इस छिन्नक, जो छिन्नक बनानी चाहिए कट के, इस छिन्नक के निचले वाली वृत्तीय श्रेणी की त्रिज्या R1 हमें आ गई थी हमारी 20/√3, और ऊपरी वृत्तीय श्रेणी की त्रिज्या R2 आ गई हमारी 10/√3। अब हम इस छिन्नक का आयतन निकाल सकते हैं। छिन्नक के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 का स्क्वायर। तो यहाँ मान रख देते हैं इनके, पाई का मान अभी मत रखिए, क्योंकि पाई अभी हम इससे तार बना रहे हैं, तार बेलनाकार होता है, उसका जब हम आयतन निकालेंगे तो वहाँ भी पाई आएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा। तो 1/3 इंटू पाई इंटू एच की जगह छिन्नक की ऊंचाई 10 वो रख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर R1 का स्क्वायर, ब्रैकेट में 20/√3 लिख के उसका स्क्वायर पूरा ब्रैकेट लगा के, प्लस R1 इंटू R2 20/√3 इंटू 10/√3 प्लस R2 का स्क्वायर, R2 हमारा 10/√3 है, उसको ब्रैकेट में लिख दिया 10/√3 का स्क्वायर, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। अगली लाइन में आइए अब 1/3 इंटू पाई इंटू 10। अब जब स्क्वायर करेंगे, यहाँ 20/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर तो 400 हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे, अंडर से स्क्वायर हट जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 20/√3 इंटू 10/√3, 20 से आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ गया 200, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ गया आपका √9, √9 का मान 3 होता है। फिर प्लस, अब फिर 10/√3 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ठीक। अब हमारे अंडर हट गए, तो अगली लाइन में 1/3 इंटू पाई इंटू 10 इंटू इन ब्रैकेट वालों को जोड़ दीजिए, इनका हर तो बराबर है 3, तो 400 प्लस 200 प्लस 100 700 आ गया अपॉन 3, ठीक। अब यहाँ पर कट तो कुछ नहीं रहा है अंश और हर में, तो सीधे हम 700 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 7000 इंटू पाई भी बच रहा है, अपॉन में 3 इंटू 3 9 घन सेंटीमीटर, ये क्या आ गया छिन्नक का आयतन। अब बच्चों इसी छिन्नक से हमें तार बनाना है, तो जो तार बनेगा उसका आयतन भी इतना ही होगा। अब वो जो तार बनना है उसकी हमें लंबाई निकालनी है, तो ये मान ले रहे हैं हम, माना इस छिन्नक को L लंबाई के तार के रूप में हमने बदल दिया है। प्रश्न वाले ने तार का व्यास दिया है, तार का व्यास बराबर 1/16 सेंटीमीटर, तो इसलिए तार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी व्यास की, आधी मैंने 1/2, किसका 1/2, उसके व्यास का, 1/2 गुणा 1/16, तो ये आ गया 1/32 सेंटीमीटर, ये हमारे तार की त्रिज्या आ गई R, ठीक। अब हम तार का आयतन निकाल लेते हैं। तार कैसे आकार का होता है, बेलन के आकार का, तो बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, पाई R स्क्वायर H, तो पाई इंटू 1/32 का स्क्वायर इंटू H माने तार की लंबाई, अगर हम खड़ा करके उसको रख देंगे तो ऊंचाई कह देंगे, तो H की जगह हमने L लिख दिया, ठीक है, L मान ली थी उसकी लंबाई हमने, इतना घन सेंटीमीटर। अब हमें मालूम है कि तार हमने छिन्नक से ही बनाया है, तो जितना छिन्नक का आयतन होगा उतना ही तार का आयतन भी होगा, इसलिए तार का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन। अब इन मानों को हम यहाँ रख देंगे।
अब बच्चों अब हमने मान रख दिया, फिर बाईं तरफ तार का जो आयतन आया था पाई इंटू 1/32 का स्क्वायर इंटू एल बराबर दाईं तरफ रख दिया छिन्नक का आयतन 7000/9 इंटू पाई। ठीक, अब हम स्क्वायर कर लेते हैं बाईं तरफ, पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1/32 का स्क्वायर करेंगे 32 का स्क्वायर तो 1024, 32 गुणा 32, ठीक है, गुणा एल बराबर 7000/9 इंटू पाई। अब हमने एल का मान निकालना है, तो एल के साथ जो बाईं तरफ बट्टे की संख्या हो दाईं तरफ गुणा में जाएगी और जो एल के साथ गुणा में है वो बट्टे में चली जाएगी। तो एल बराबर क्या आएगा 7000 पाई गुणा 1024/9 पाई। पाई से पाई आपका कट गया। अब आप 7000 को 1024 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 71,68,000/9। अब ठीक है, ये क्या आया सेंटीमीटर, ये हमारे तार की लंबाई आ गई। अब बच्चों सेंटीमीटर में बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम इसको 100 से भाग दे देते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं, अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दे देते हैं। तो बट्टे में 9 के साथ 100 भी ले लेते हैं, गुणा में भाग दे रहे हैं 100 से मतलब, तो एल बराबर 71,68,000/9 गुणा 100। 100 से भाग दे दिया हमने, क्यों, मीटर में बदलने के लिए। 2 जीरो कट गए आपके, अब बच गया हमारे पास क्या 71,680/9। अब भाग दे दीजिए 9 से इसको, यह आ रहा है लगभग 7,964.444 इस तरह से। 2 ही अंक तक लिखें, अगर तीसरे स्थान पर 4 5 से छोटा अंक है तो 2 अंक तक सीधे इतना ही लिखेंगे 7,964.44 मीटर। इतना तार हम इस छिन्नक से बना सकते हैं। अब बच्चों ये वाले हमारे चैप्टर पूरा हो गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ 14वें चैप्टर की ओर, सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी में सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे समांतर माध्य। आपने पूर्व कक्षा में 9th में पढ़ा हुआ है, सरल जब हमें खाली पद दिए होते हैं तो हम पदों का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, यह हमने पढ़ रखा 9th में। मतलब हमें बारंबारता नहीं दी होती, खाली पद दिए होते हैं कुछ, उन पदों का हमें समांतर माध्य निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। समांतर माध्य जिसको हम x बार लिखते हैं, x के ऊपर बार लगा के समांतर माध्य को ऐसे डिनोट किया जाता है, तो वो बराबर सिग्मा xi/n। xi का मतलब पदों का योग, सिग्मा माने योग को दर्शाने के लिए सिग्मा लिख देते हैं। सिग्मा xi माने सभी पदों का योग, x पद हैं, ठीक है, अपॉन n माने पदों की संख्या। ये तो हमने 9th में पढ़ा हुआ है। लेकिन बच्चों यहाँ हम अब जो आंकड़े हमें बारंबारता सारणी के रूप में दिए होंगे, पद भी दिए होंगे और बारंबारता भी दी होगी, तब हम 3 विधियों द्वारा समांतर माध्य निकालते हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड है। दूसरी कल्पित माध्य विधि है, एज्यूम्ड मीन मेथड है। और तीसरी पद विचलन विधि, या इसको हम पग विचलन विधि भी कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। इन 3 विधियों से हम समांतर माध्य निकालते हैं। अब प्रश्न में अगर जैसे हमारे एग्जाम में पेपर में इसी विधि से निकालिए आएगा तो आप उसी विधि का प्रयोग करेंगे, और अगर एग्जाम में ये नहीं आता किस विधि से करना है तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से कैसे हल करते हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ। सवाल आप स्वयं बनाएंगे। अभी हाल ही में मैंने मार्च बोर्ड परीक्षाओं से पहले वो सवाल बताए हुए हैं, तो मैं इनका मेथड बता रहा हूँ। आप सवाल हल करेंगे, अगर किसी सवाल में आपको दिक्कत आ रही हो आप उनको ग्रुप में शेयर करके मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। और मैं एक आध वैसे कोई इंपॉर्टेंट सवाल होंगे तो मैं उनको वीडियो बना करके आपको भेजूँगा। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से हम समांतर माध्य कैसे निकालते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। प्रत्यक्ष विधि में हम पदों को xi से निरूपित करते हैं और बारंबारताओं को fi से, ठीक है। i केवल डिनोट करने के लिए होता है, पहले पद के लिए i की जगह 1, दूसरे पद के लिए i की जगह 2, तीसरे पद के लिए i की जगह 3, इस तरह से आता है, ठीक है ना। i खाली डिनोट करने के लिए है। मतलब हमने पहले स्तंभ में, पहले ऊर्ध्वाधर लाइन में स्तंभ में xi लिख देंगे, दूसरे स्तंभ में हम बारंबारताओं को लिख देंगे fi को। उसके बाद हम fi जितने भी हैं बारंबारता हैं उनका योग निकाल लेंगे, उसे सिग्मा fi कहेंगे। वही पदों की संख्या होती है जिसको हमने ऊपर n लिखा था, ठीक है। सिग्मा fi ही n होता है, तो सिग्मा fi निकाल लेंगे। जब भी बारंबारताएं दी होंगी, n माने पदों की संख्या माने बारंबारताओं का योग, सिग्मा fi, सिग्मा माने योग। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रत्येक xi को, प्रत्येक पद को प्रत्येक बारंबारता से गुणा कर लेंगे अलग अलग। पहले पद को पहले बारंबारता से गुणा, दूसरे पद को दूसरी बारंबारता से गुणा, इस तरह से वो हमारे क्या आ जाएंगे fi xi। अब उन सबको fi xi उनको हम जोड़ लेंगे। जोड़ मानी योग को किससे दर्शाते हैं, सिग्मा, तो वो आएगा सिग्मा fi xi।
इस तरह से हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई भी मालूम हो गए और बार बारताओं को जोड़ा सिग्मा एफ आई भी मालूम हो गए। तब हम फार्मूला लगा देंगे समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो बच्चों प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई का प्रयोग करेंगे। यहाँ मान रख देंगे, हल करके हमारा ये समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से मालूम हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी विधि बता रहा हूँ, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से पहले स्तंभ में तो हम एक्स आई हमने लिख दिए है ना, और दूसरे स्तंभ में हमने बारंबारताएं लिख दी। फिर बारंबारताओं का योग सिग्मा एफ आई हम यहाँ भी निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो पद हमारे एक्स आई है उनमें लगभग बीच वाला पद जो है उसको हम कल्पित माध्य ए मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन। ठीक, उसको हमने ए मान लिया। बीच वाले, कोई बीच में जो आ रहा है लगभग ऊपर, बीच के ऊपर वाला नीचे वाला भी हो सकता है, लगभग मध्य वाले पद को हम एज्यूम्ड मीन ए मान लेंगे। ठीक है, कैपिटल ए। अब हम अगला जो स्तंभ बनाएंगे वो एक्स आई और एफ आई के बाद वो एफ आई एक्स आई नहीं आएगा जैसे हमने प्रत्यक्ष विधि में निकाला। अब आएगा स्तंभ में डी आई, और डी आई माने विचलन, डेविएशन, और वो भी किससे, एज्यूम्ड मीन से। कितना डेविएशन है, कितना विचलन है वो निकालेंगे। कैसे, प्रत्येक एक्स आई में से ए को घटा देंगे। पहले पद में से एज्यूम्ड मीन को ए को घटा देंगे, फिर ऐसी दूसरी पंक्ति में दूसरे पद में से एज्यूम्ड मीन को घटा देंगे। ये करते जाएंगे, ये हमारे आएंगे डी आई। ठीक है। अब उसके बाद बच्चों जब हमें सब डी आई मालूम हो जाएंगे, प्रत्येक डी आई को प्रत्येक एफ आई से गुणा कर देंगे। पहले एफ आई को पहले डी आई से, पहले दूसरे एफ आई को दूसरे डी आई से, तीसरे एफ आई को तीसरे डी आई से, तो वो आ जाएंगे हमारे एफ आई डी आई। उसके बाद हम उन सबको जोड़ लेंगे नीचे, वो आएगा सिग्मा एफ आई डी आई। तो इस प्रकार हमें सिग्मा एफ आई डी आई जब मालूम हो जाएगा तो हम फिर फार्मूला दूसरा लगाएंगे। प्रत्यक्ष विधि में थोड़ा बदल जाएगा फार्मूला, अब प्रत्यक्ष विधि से अलग हो जाएगा। वो हो जाएगा समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई। ठीक है, ए प्लस भी आएगा, ए अलग आएगा प्लस, फिर उसके बाद ये अलग आएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इस फार्मूले में मान रख के हम फिर समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। अब तीसरी विधि है बच्चों पद विचलन विधि या पग विचलन विधि, जिसे मैंने कहा था स्टेप डेविएशन मेथड। ये भी बिल्कुल ऊपर की तरह है, थोड़ा सा अंतर यह कि जैसे हमने वहाँ डी आई तक निकाला हमने, है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रत्येक डी आई को वर्ग माप से भाग दे देंगे। वर्ग माप माने वर्ग अंतराल आपको दिया होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, कितने का वर्ग माप है, 10 का, तो 10 ये एच हो जाएगा। या मान लेते हैं कभी आपका 0 से 20, 20 से 40 ऐसा है, तो वर्ग माप वहाँ 20 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एच। इस एच से हम प्रत्येक डी आई को भाग दे देंगे, तो एक स्तंभ और बना देंगे यू आई। यू आई माने डी आई बट्टे एच। डी आई कैसे निकला था, एक्स आई माइनस ए से। ठीक है, तो प्रत्येक डी आई को एच से भाग देंगे और छोटा हो जाएगा थोड़ा। ये शॉर्टकट मेथड भी कहलाता है, संक्षिप्त विधि कहते हैं इसको। संक्षिप्त विधि इसलिए कहते हैं, तो इसमें ज़्यादा स्टेप्स ज़्यादा आ जा रहे हैं, लेकिन संक्षिप्त इसलिए कहते हैं कि इसमें गुणा भाग कम हो जाता है, कैलकुलेशन कम हो जाता है, मतलब ठीक है, गणना कम हो जाती है, इसलिए इसको संक्षिप्त विधि कहते हैं। तो यू आई हमने निकाला डी आई बट्टे एच करके। अब हम क्या कर देंगे, प्रत्येक एफ आई को प्रत्येक यू आई से गुणा कर देंगे, फिर हमारे एफ आई यू आई आ जाएंगे। ठीक, उन एफ आई यू आई को जोड़ देंगे तो वो आएगा सिग्मा एफ आई यू आई। उसके बाद हम फार्मूला यहाँ थोड़ा सा बदल जाएगा, अब कल्पित माध्य विधि से थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई इंटू एच, गुणा एच भी कर देंगे क्योंकि एच से हमने भाग दिया हुआ है। तो यहाँ मान रख लेंगे और हम समांतर माध्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 3 विधियाँ हैं जब हमें बारंबारता सारणी दी होती है उसमें। अब बच्चों यहाँ एक्स आई की बात एक मेन और बता दूँ, जब हमें वर्ग अंतराल दिए होते हैं तो वर्ग अंतराल को एक्स आई नहीं कहते हम, हमें उनका मध्य बिंदु निकालना पड़ता है, वही एक्स आई होता है। हम वर्ग अंतराल से हल नहीं करते हैं। वर्ग अंतराल की जगह हम एक्स आई कैसे निकालेंगे, प्रत्येक वर्ग का मध्य बिंदु निकालेंगे, निम्न सीमा धन उच्च सीमा बट्टे 2 करके, वो एक्स आई आएंगे, उनको कहेंगे आप एक्स आई। ठीक है, ये सब के लिए है, चाहे आपकी प्रत्यक्ष विधि है, चाहे आपकी कल्पित माध्य विधि है, चाहे पग विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड है। इन सब में वर्ग अंतराल से हम पद कैसे निकालेंगे, एक्स आई कैसे निकालेंगे, प्रत्येक वर्ग का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, निम्न सीमा धन उच्च सीमा बट्टे 2
दूसरे वर्ग में भी निम्न सीमा धन उच्च सीमा बट्टे 2, वो हमारे एक्स आई आ जाएंगे। फिर हमारा वर्ग अंतराल से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब उसके बाद है बच्चों बहुलक। आप जानते हैं बहुलक होता क्या है? जो हमें कुछ आंकड़े दिए हैं, उन आंकड़ों में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं हम, ठीक है ना। अब दी गई बारंबारता सारणी में बारंबारता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये क्या करते हैं कि किसकी बारंबारता अधिक है, बारंबारता सारणी में जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे हम बहुलक वर्ग कहते हैं। उसकी जो निम्न सीमा होगी उसको हम एल कहेंगे, ठीक है। और वर्ग माप मैंने आपको बताया, जैसे 0 से 10, 10 से 20 है तो वर्ग माप 10 होगी, या 20 से 40, 40 से 60 इस तरह से तो वर्ग माप 20 होगी, ठीक है ना। तो वर्ग माप एस हम निकाल लेंगे घटा करके, किसी भी वर्ग में उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा के हम एस निकाल लेंगे। बहुलक वर्ग की बारंबारता जो होगी, जो हमारा सबसे अधिक बारंबारता है, उसको हम F1 कहेंगे, F1 से निरूपित करेंगे, ठीक है। और उससे ठीक पहले वाली, ऊपर वाली या पहले वाली, उससे वो जो बारंबारता होगी बहुलक वर्ग से पहले वाली जो बारंबारता, उसको हम F0 से दर्शाएंगे, F के नीचे 0 लिख के। और जो बहुलक वर्ग के बाद वाली अगली वाली बारंबारता होगी उसको हम F2 लिखेंगे। उसके बाद हम फार्मूला लगा देंगे। ये फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा बहुलक के लिए, L प्लस, ठीक है। अब ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटू H माने वर्ग माप, ठीक है। या हम इस सूत्र की जगह एक दूसरा सूत्र, वही इसी से बना हुआ सूत्र है, वही चीज़ है, दूसरे सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। L बराबर F1 माइनस F0 बट्टे पहले ब्रैकेट में बट्टे में पहले ब्रैकेट में F1 माइनस F0 प्लस दूसरे ब्रैकेट में F1 माइनस F2। इन दोनों में से किसी भी सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं जो आपको सही लगता हो, ठीक है। तो जो ये मैंने कुछ चीज़ें मेन आपको बताई हैं, आप समांतर माध्य और बहुलक के सवाल हल कीजिए। फिर मैं माध्य का बताऊंगा कल, ठीक है। कैसे माध्य निकालते हैं मीडियन, वो उसको मैं अलग से बताऊंगा, एक साथ बताने में फिर सब मिक्स हो जाता है। तो इन सवालों को आप कीजिए, और कोई सवाल आपको पूछना हो इनमें से जो आपको कठिन लग रहा हो, किसी स्टेप में आपको दिक्कत आ रही हो, आप अवश्य उसको ग्रुप में शेयर करके पूछिए। और आपकी जल्दी परीक्षाएं होने वाली हैं, जो परीक्षार्थी 10th के बोर्ड के परीक्षार्थी हैं वो ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, अच्छे मार्क्स आपने लाने हैं, ठीक है।